एक ऐसा मुल्क जहां के फिरौन हुस्न परस्त थे। ये अपने लिए मलकाएं और कनीजें शाम से इंतखाब करते थे। यहाँ पर दुनिया का पहला सबसे बड़ा उजूबा है। रूह को सुकून बख्शने वाला दरियाए नील है। ये मुल्क तारीख की खुली किताब है। यहाँ बहुत ज्यादा अंबियाए किराम भी आए। फिरौन के महल कैसे थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह फिरौन के महल में पहुंचे? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का महल कहाँ पर है? यहाँ के लोग आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? और क्या आपको पता है कि इसी मुल्क ने ही सबसे पहले अरब की दुनिया में इसराइल को तस्लीम किया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस जगह खड़े होकर अल्लाह से कलाम हुए थे? यहाँ की औरतों में फिरौन का तफाखुर, शामी औरतों की हया, आंखों में फिरौनी शहकार, गर्दनों में रूमी दौर का नखरा और हाथों और पांव में यूनानी अहद का हुस्न है। इन्हीं वफा का दूसरा नाम भी समझा जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मिस्र की। अपने इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि आज से पहले मिस्र के बारे में ऐसी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। भाई, मिस्र की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये जान लो कि इसका ऑफिशियल नाम है अरब जमहूरिया मिस्र, यानी अरब लिखा हुआ है। लेकिन जोग्राफिया देखो तो ये तकरीबन पूरा अफ्रीका में है। बस थोड़ा सा सीनाई का इलाका एशिया की तरफ निकल जाता है, बाकी सब अफ्रीका का हिस्सा है। फिर भी नाम में अरब क्यों? क्योंकि लोग अरबी बोलते हैं। कल्चर, खाना, लिबास, लहजा सब कुछ अरब दुनिया से मिलता जुलता है। तो ये अरब भी है और अफ्रीकी भी, दोनों की बेहतरीन मिक्सचर। अब आबादी की बात करें तो अभी 12 करोड़ के करीब पहुंच गई है, यानी दुनिया में 13वीं नंबर पर खड़ा है ये मुल्क। मुस्लिम ममालिक में तो टॉप 6 से 7 में जरूर आता है। रकबा तकरीबन 10 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, यानी दुनिया के बड़े मुल्कों में 29 से 30वीं जगह। बहुत बड़ा, लेकिन 95% सहरा है। इसलिए सारी लाइफ नील के किनारे और डेल्टा में समेट कर रहती है। जहां पानी है वहीं लोग हैं, बाकी जगह रेत का समंदर। शहरों में तकरीबन 40% लोग रहते हैं, बाकी 60% अब भी देहातों में खेती बाड़ी करते हैं। और वही देही मिस्र असल मिस्री कल्चर को जिंदा रखे हुए है। मजहब की बात करें तो तकरीबन 90% आबादी मुसलमान है और ज्यादातर सुन्नी फिरके से। तकरीबन 8 से 10% किप्ती ईसाई हैं। ये मिस्र के सबसे बड़े मसीही ग्रुप हैं और बाकी 1% दीगर मज़ाहिब या अक़साम। सरकारी ज़बान अरबी है, मगर यहाँ अरबी की 8 से 10 मुख्तलिफ डायलेक्ट्स बोली जाती हैं, खासतौर पर मिस्री अरबी, जो अरब दुनिया में सबसे मशहूर है। फिल्में, ड्रामे, गाने सब इसी में होते हैं। थोड़ी तादाद में यूनानी, आर्मीनियाई, बेजा, नूबियाई जैसी ज़बानें भी बोली जाती हैं। इंसानों की औसत उम्र तकरीबन 72.85 साल के करीब है 2025 के ताज़ा अंदाजों में, जो हेल्थ केयर की बेहतरी की वजह से बढ़ रही है। तालीम की शरह यानी लिटरेसी रेट तकरीबन 74.5% से 79% के आसपास है। ताज़ा डेटा 2022 से 2025 के मुताबिक, जो बेहतर हो रही है, मगर अब भी चैलेंजेस हैं, खासतौर पर देही इलाकों में। बॉर्डर्स देख लो, मगरिब में लीबिया, जुनूब में सूडान, शुमाल मशरिक में इसराइल और गज़ा की पट्टी, शुमाल में बहरा रूम की लहरें, मशरिक में बहरे अहमर का नीला पानी, और सबसे अहम दुनिया का सबसे लंबा दरिया, दरियाए नील, जो तकरीबन 6,650 से 7,088 किलोमीटर तक फैला है। ये अफ्रीका की लाइफ लाइन है और मिस्र तो इसी नील पर खड़ा है। नील ना होता तो मिस्र ना होता। दारुल हुकूमत है काहिरा। भाई, ये शहर कभी सोता नहीं। 24 घंटे हलचल, ट्रैफिक, हारन, लोगों का शोर, बाजारों में धक्कम पील, लेकिन वही इसकी रूह है। नील उसके साथ बहता है। कदीम मसाजिद, खानुल खलीली जैसे बाजार, तारीखी इमारतें, सब कुछ यहाँ है। इक्तिसादी तौर पर भी पूरा मुल्क इसी शहर के गिर्द घूमता है। अगर काहिरा गए तो नील पर क्रूज जरूर करना। शाम को जब सूरज डूब रहा हो, लाइट्स ऑन हो जाएं, डिनर के साथ लाइव मौसीकी, नाच गाना, नील की ठंडी हवा। मौसम बस 2 तरह का, अप्रैल से अक्टूबर तक सख्त गर्मी, नवंबर से मार्च तक ठंडक। जबान अरबी है, अंग्रेजी बहुत कम बोलते हैं, तो थोड़ी सी अरबी सीख कर जाओ तो बहुत काम आएगी।
लोग बहुत खुश मिजाज हैं भाई। सलाम करो तो खड़े होकर पूरे जोश से जवाब देते हैं। गर्मजोशी ऐसी कि दिल जीत लेते हैं। सैर तफरी और खानों के दीवाने हैं। रात को फैमिली के साथ निकलते हैं। रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, फूड स्ट्रीट्स, रश लगा रहता है। हवा में खानों की खुशबू ऐसी आती है कि भूख खुद बहुत जाग उठती है। स्ट्रीट फूड तो अलग लेवल का है, खास तौर पर कोशरी। ये उनका नेशनल डिश है। चावल, दाल, मैकरानी, पास्ता, टमाटर सॉस, तेज प्याज, चने सब मिक्स करके एक प्लेट में डाल देते हैं। एक बार खाओ और 2 से 3 प्लेट्स तो आराम से खा जाओगे। और नील के किनारे बैठकर खाना, ठंडी हवा, लाइट्स का नजारा, वाह भाई क्या सीन है। मिस्र वाले मौसीकी और पार्टी के भी शौकीन हैं। ये मुस्लिम मुल्क है, लेकिन काहिरा में क्लब्स, बार्स, लाइव म्यूजिक, डांस सब चलता है। लोग एंजॉय करते हैं, लाइफ को फुल रंग में जीते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने भाई को कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर लें। काहिरा में अगर कोई जगह दिल को छू जाए तो वो है जामे-उल अज़हर। ये इस्लाम की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है। 972 में फातमी खिलाफत के दौर में बनी थी। उस वक्त के बादशाह तलबा से फीस नहीं लेते थे, बल्कि खुद तनख्वाह देते थे। और आज भी वही रिवाज चल रहा है। हजारों तलबा को स्कॉलरशिप मिलती है। दुनिया भर से लोग यहाँ इस्लामी उलूम सीखने आते हैं। अल अज़हर का नाम सुनते ही एहतराम का एहसास होता है। ये जगह इल्म की रोशनी फैलाती रही है सदियों से। फिर काहिरा के पुराने इलाके में जाओ तो मुक़द्दस मज़ारात की एक स्ट्रीट है जिसे शहरा अशरफिया कहते हैं। वहाँ सैयदा आतका, सैयदा सकीना, सैयदा सफीना रज़ी अल्लाह अन्हुन के मज़ारात हैं और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का भी रोज़ा मुबारक। बाबरकत जगह है भाई। वहाँ पहुंचकर दिल को सुकून मिलता है। दुआ मांगने वालों की तादाद देखकर हैरान हो जाते हो। अब हुसैनी मस्जिद की बात करें तो अंदर से देखने में कमाल की है। खूबसूरत डिजाइन, नफीस काम। मिस्री लोगों का बहुत पक्का यकीन है कि हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सर मुबारक यहीं दफन है। कुछ लोग कहते हैं इराक में है, मगर यहाँ के लोग पूरे दिल से कहते हैं कि काहिरा में। अल्लाह ताला इमाम हुसैन पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। ये जगह उनके लिए मोहब्बत और अकीदत का मरकज है। लक्सर शहर, जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फिरौन रहता था। ये शहर काहिरा से 614 किलोमीटर दूर है, नील के किनारे। आबादी तकरीबन 4 लाख के करीब है। अब यहाँ आज भी कुछ लोग फिरौन की पुरानी इबादत गाहों में जाकर पूजा करते नजर आते हैं, ज्यादातर यूरोपीय टूरिस्ट्स। अब वो जगह जहां हजरत मूसा लकड़ी के ताबूत में नील से फिरौन के महल पहुंचे, वही महल नेक टेम्पल के पास, बड़े सुतून। यही जगह है जहां हजरत मूसा पैदा हुए। फिरौन का घर था। नेक टेम्पल है। फिरौन के बड़े महल, स्टिच्यूज बहुत बड़े। फिरौन के स्टिच्यू के नीचे छोटा सा स्टिच्यू है। कहा जाता है हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा का, जो फिरौन की बीवी थी मगर अल्लाह पर यकीन रखने वाली। हजरत मूसा की परवरिश की। दीवारों पर नक्शो निगार, तस्वीर की शक्ल में लिखाई। बहुत बड़े प्लेयर्स, 134 प्लेयर्स हैं हजरत मूसा के दौर के। उस वक्त कोई क्रेन नहीं थी, मगर ये सब बनाए। फिर एक महल है जहां फिरौन की बीवियां बच्चे जन्म देती थीं। नील के किनारे कश्ती से जाते हैं। अंदर कमरे, दीवारें नक्शों से भरी। तर्जुमा हो चुका है। नील का व्यू कमाल का। अगर फिरौन को असल में देखना है तो लक्सर म्यूजियम जाओ, मम्मियां महफूज हैं। फिर माउंट सीनाई, जिसे जबल मूसा या जबल तौर भी कहते हैं। हजरत मूसा वहां अल्लाह से कलाम करते थे। मुसलमान, ईसाई, यहूदी सबके लिए मुक़द्दस। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर भी मिस्र में गुजरा। काहिरा में उनके भाइयों की कब्रें हैं। एक मकबरा हजरत बिन्यामीन की भी, अल्लाह बेहतर जाने कितना दुरुस्त। करीब अजीजिया गांव है। अजीज मिस्र का महल था। कुछ आसार बाकी हैं। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि फिरौन ने खुदाई दावा किया, बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाया, फिर भी अल्लाह ने उसे लंबी उम्र क्यों दी? बुजुर्ग मुस्कुराए और बस एक जुमला कहा, फिरौन इंसाफ करता था। ये मुख्तसर जवाब मिस्र की सबसे बड़ी हकीकत बयान करता है।
यहाँ इंसाफ और ताकत की कहानियां हमेशा चलती रही हैं। आजकल मिस्र देखने टूरिस्ट्स की तादाद रिकॉर्ड तोड़ रही है। 2025 में तकरीबन 19 मिलियन टूरिस्ट्स आए। पिछले सालों से बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हम अक्सर अहराम और नील की बातें सुनते हैं, मगर मिस्र इस्लामी तारीख का भी बहुत बड़ा गहवारा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में यहाँ बहुत बड़ी अहमियत थी। अंबिया की आमद हुई, मौजज़ात जाहिर हुए, अल्लाह की निशानियां यहाँ देखी गईं। कदीम मिस्री मजहब पुलीथीज़म था, यानी हजारों देवताओं की पूजा। तकरीबन 1500 से 2000 तक देवताओं के नाम मालूम हैं। उनमें सबसे बड़ा था रा, सूरज का देवता। वो दिन भर आसमान में घूमता, लाइफ देता, रोशनी देता, सब कुछ उसी से जुड़ा था। बनी इसराइल भी उस माहौल में रहते थे। शायद कुछ असरात उन पर भी पड़े हों। मिस्र की तारीख तो भाई बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि तकरीबन 3200 क़िब्ल मसीह में बादशाह मीन्स या नॉर्मर ने ऊपर और नीचे मिस्र की छोटी बड़ी रियासतों को फतह करके एक मुत्तहिद सल्तनत बना दी। यहीं से फिरौनों की ताकतवर सल्तनत का आगाज हुआ। ये पहला कदम था एक ऐसी तहजीब का जो हजारों साल तक दुनिया पर छाई रही। भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मिस्र की इस्लामी तारीख से आगाह करूं, मगर अगर कोई गलती रह जाए तो अल्लाह से माफी मांगता हूं, और आप सबसे पहले ही माजरत। एक अहम बात समझ लो, फिरौन कोई एक शख्स का नाम नहीं था। ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, बिल्कुल जैसे हिंदुस्तान में राजा, चीन में खाकान, रूस में जार, रूम में कसरा। इन फिरौनों और उनके लोगों का यकीन था कि मौत के बाद दोबारा जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए एहराम बनवाए जहां मोमियां महफूज रखते थे। सोना, चांदी, जेवरात, रोजमर्रा का सामान सब दफन कर देते, ताकि आखिरत में भी बादशाहत और ऐश जारी रहे। मुहक्किकीन कहते हैं कि एहरामों का असल मकसद यही था, बादशाहों की लाशों को मोमी बनाकर महफूज रखना, ताकि रूह को आराम मिले। मिस्र का सबसे पहला एहराम डी जोजर का स्टेप पिरामिड था। तकरीबन 2700 से 2600 क़िब्ल मसीह में बना। ये 6 मराहिल वाला है। दुनिया का पहला बड़ा पत्थर का ढांचा, जो बाद में आने वाले एहरामों की बुनियाद बना। फिर आया गीजा का अजीम एहराम, जो खोफो या चियोपस ने बनवाया। इसे बनाने में तकरीबन 20 साल लगे। 2.3 मिलियन से ज्यादा चूने और पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए। हर ब्लॉक औसतन 2 से 3 टन का। ये हरमे खोफो कहलाता है, दुनिया के 7 अजायबात में से एक, और आज भी खड़ा है। देखकर हैरान हो जाते हो कि इतनी पुरानी चीज इतनी मजबूत कैसे है। खोफो ने तकरीबन 2589 से 2566 क़िब्ल मसीह तक हुक्मरानी की, यानी 23 से 29 साल के करीब। सिर्फ मिस्र ही नहीं, इसके दौर में उर्दुन, शाम के बड़े इलाके भी उनके कब्जे में थे। सल्तनत बहुत वसी थी। मिस्र के फिरौनों ने सल्तनत को बहुत बढ़ाया, अफ्रीका और अरब के इलाकों को फतह करके ताकतवर बनते गए, मगर अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी की, खुद को खुदा समझ बैठे। यही वजह थी कि अल्लाह ने सैकड़ों फिरौनों को हलाक किया, उनकी ताकत और गुरूर को मिटा दिया। आज भी उनकी लाशें मोमियों की शक्ल में एहरामों के अंदर और मिस्र के म्यूजियम्स में महफूज हैं। नक्शो निगार, मुजस्सिमे, सब देखकर लगता है तारीख जिंदा है और हर चीज एक सबक दे रही है। गुरूर की इंतहा तबाही लाती है। फिर 664 क़िब्ल मसीह से 332 क़िब्ल मसीह तक, यानी तकरीबन 330 साल से ज्यादा मिस्र ईरानी सल्तनत के कब्जे में रहा। बाद में सिकंदर आजम ने 332 क़िब्ल मसीह में फतह करके उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। मकदूनिया की हुक्मरानी शुरू हुई। यही वो दौर था जब क्लियोपेट्रा 7वीं आई, मिस्र की आखिरी फिरौन मलका, जो हुस्न और जमाल की शोहरत पाने वाली थी। इसका हुस्न और जादुई शख्सियत इतनी दिलकश थी कि रूमी जर्नैलों को पागल कर दिया। इसने जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी से मोहब्बत और सियासी इत्तेहाद के रिश्ते बनाए, मगर ये हुस्न ही इसकी तबाही का सबब बना। वो नादानी में फंस गई और एक ऐसी दास्ताने इश्क और बेवफाई बनी जो आज तक तारीख में अमर है। आखिर में अगस्टस ने जीत हासिल की। क्लियोपेट्रा ने खुदकुशी कर ली।
कहा जाता है सांप के काटने से, और मिस्र रूमी सल्तनत का सूबा बन गया। भाई 969 ईस्वी में फातमी दौर में काहिरा की बुनियाद रखी गई। अल काहिरा यानी फातेह शहर। इससे पहले फस्तात था, जो आज भी काहिरा का एक इलाका है। हजरत अम्र बिन अलास रजी अल्लाह अन्ह ने वहाँ खैमा लगाया था, और कहानी मशहूर है कि एक कबूतर ने उनके खैमे पर अंडा दिया। उसे शुगून समझा गया और यहीं मस्जिद अम्र बिन अलास और इस्लामी दारुल हुकूमत बनाया गया। ये जगह आज भी कदीम इस्लामी मिस्र की याद दिलाती है, जहाँ से मिस्र में इस्लाम की शुरुआत हुई। अरबी में खैमे को फस्तात कहते हैं। इसी वजह से पहला इस्लामी दारुल हुकूमत फस्तात कहलाया, और मुसलमानों में मिस्र को लंबे अरसे तक इसी नाम से जाना जाता था। हजरत अम्र रजी अल्लाह अन्ह ने यहीं से इस्लामी दौर का आगाज किया। फिर 1517 में उस्मानी तुर्कों ने मिस्र पर कब्जा कर लिया। ये उस्मानी सल्तनत का हिस्सा बन गया। उस वक्त ममलूक सल्तनत भी ताकतवर थी। उस्मानियों और ममलूकों के दरमियान कशमकश चलती रही, मगर अंदर ही अंदर मोहम्मद अली पाशा का खानदान, जो अल्बानिया से थे और उस्मानी फौज में बड़े अफसर, मिस्र पर असल कंट्रोल कायम कर चुके थे। ये खानदान बहुत ताकतवर हो गया। फिर 28 फरवरी 1922 को इसी खानदान ने बरतानवी कब्जे को मुस्तरद कर दिया और ऐलान किया कि मिस्र एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। तुर्कों और बरतानियों के दरमियान एक सदी से ज्यादा तनाज़ात और जंगें चलती रहीं। 1922 की आज़ादी के बाद इनकलाबी तहरीकें जोर पकड़ गईं। लोगों ने हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। 23 जुलाई 1952 वो तारीखी दिन था जब फौज ने कंट्रोल संभाला। इनकलाबियों की बात सुनी गई और तब से ये दिन मिस्र में इनकलाबी दिन के तौर पर मनाया जाता है। अगले साल 18 जून 1953 को मिस्र को बाज़ाब्ता जमहूरिया करार दिया गया। आज़ादी के बाद मिस्र और इसराइल के ताल्लुकात खराब हो गए। कई जंगें हुईं। 1948, 1956, 1967, 1973 की जंगें सब मशहूर हैं। मगर मिस्र पहला अरब मुल्क था जिसके सदर अनवर सादात ने 1977 में इसराइल का दौरा किया और अमन मुआहिदा किया। ये बहुत बड़ा और तारीखी कदम था। 2011 का इनकलाब तो तारीख का एक बड़ा मोड़ था भाई। हसनी मुबारक की हुकूमत गिर गई और इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था, खास तौर पर फेसबुक। लोगों ने ग्रुप्स बनाए, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए, और यही वजह थी कि एक बाप ने अपनी नवी पैदा होने वाली बेटी का नाम फेसबुक रख दिया। पूरा नाम फेसबुक जमाल इब्राहिम। ये इनकलाब की शुक्रगुजारी थी और आज भी ये कहानी मशहूर है। आजकल अब्दुल फत्ताह अल सीसी 2014 से सदर हैं और मुस्तफ़ा मदबूली वजीर आज़म हैं। वक्त के लिहाज से मिस्र पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। मिस्र UTC+2 है, पाकिस्तान UTC+5। सीधा लाइन में फासला तकरीबन 3773 से 3900 किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान के क़याम के बाद 1951 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, मगर इससे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मिस्र का दौरा किया था। दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान ने मिस्र की इसराइल के खिलाफ जंगों में दिल खोल कर सपोर्ट की, खास तौर पर फौजी तौर पर। 1967 की 6 रोज़ा जंग और 1973 की यौम कपूर जंग में पाकिस्तानी पायलट्स रज़ाकाराना तौर पर गए। जैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट सैफुल आज़म ने कई इसराइली तैयारे गिराने में कामयाबी हासिल की, और सटर अलवी ने भी 1973 में एक इसराइली मिराज को गिराया। पाकिस्तान ने बराह रास्त फौज नहीं भेजी, मगर हथियार, ट्रेनिंग और वॉलंटियर पायलट्स के जरिए भरपूर मदद की। आज भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात अच्छे हैं। दिफाई ताउन बढ़ रहा है। मिलिट्री चीफ्स की मुलाकातें, मुश्तरका मशक़ें, सिक्योरिटी पर बातचीत होती रहती है। इस्लामी दुनिया में एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है जो सबको फ़लस्तीन और दीगर मसाइल पर मुत्तहिद करे। मिस्र जाने के लिए पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में मिस्री एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ता है। एम्बेसी वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। ऑनलाइन वीज़ा आम तौर पर नहीं मिलता, तो एम्बेसी से अप्लाई करो, दस्तावेज़ात मुकम्मल करो, इंटरव्यू वगैरह। वीज़ा मिलने के बाद ही दाखिला मिलता है। वीज़ा ऑन अराइवल पाकिस्तानियों को नहीं मिलता। मिस्र में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 600 से 700 के करीब है, ताज़ा अंदाज़ों के मुताबिक।
ज्यादातर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स या फैमिलीज जो वहाँ सेटल हैं, ज्यादातर काहिरा और इस्कंदरिया में रहते हैं और ये कम्युनिटी छोटी लेकिन बहुत फाल है। तकरीबन 95% आबादी यानी 11 से 12 करोड़ लोग दरियाए नील के किनारों और डेल्टा में रहते हैं। बाकी पूरा मुल्क सहरा है जहां जिंदगी तकरीबन नामुमकिन। आबादी का बड़ा जरिया मुआश काश्तकारी है। नील की वजह से जमीन इतनी जरखेज है कि फसल लहलहाती है। असवान हाई डैम, जिसे मिस्र वन डैम भी कहते हैं, फ्रांस की मदद से बना। 1960 में शुरू हुआ और 1970 में मुकम्मल हुआ। ये डैम नील को कंट्रोल करता है, सैलाब रोकता है, बिजली पैदा करता है और काश्तकारी को बहुत बड़ा फायदा देता है। अब मिस्र की तकरीबन तमाम ज़रई ज़मीन इसी डैम की वजह से मुस्तहकम और पानी की सप्लाई बेहतर है। मिस्र में सिर्फ एक ही बड़ा दरिया है, दरियाए नील। डैम बनाते वक्त बहुत मसाइल आए क्योंकि सूडान के इलाके डूबने वाले थे। 1959 में मिस्र और सूडान के दरमियान मुआहदा हुआ, जिसके मुताबिक मिस्र को हर साल 55.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है और सूडान को 18.5 बिलियन। पहले नील को दुनिया का सबसे लंबा दरिया समझा जाता था, तकरीबन 6,650 किलोमीटर। मगर अब तहकीक और सैटेलाइट मेजरमेंट से कंसेंसस ये है कि अमेज़न इससे लंबा है। अमेज़न तकरीबन 6,992 किलोमीटर और नील 6,852 के करीब। तो अब नील दूसरे नंबर पर है, मगर मिस्र के लिए तो ये अब भी लाइफलाइन है। मिस्र में फ्रूट्स जैसे खजूरें, आम, संतरे, सब्जियां, चावल, गंदम, कपास सब बहुत काश्त होते हैं। नील की जरखेजी की वजह से यहाँ की फसल दुनिया भर में मशहूर है। 150 साल पहले तक लोग सोचते थे कि नील एक पुरस्रार दरिया है, कोई नहीं जानता पानी कहाँ से आता है। सहरा में से निकलता है मगर कभी खुश्क नहीं होता। मगर अब सब जानते हैं कि इसका आगाज मशरकी अफ्रीका से होता है। विक्टोरिया झील, युगांडा, तंजानिया, एथोपिया से ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलकर नील बनते हैं और फिर मिस्र तक पहुंचते हैं। ये दरिया ही मिस्र की लाइफलाइन है भाई, बगैर इसके मिस्र का वजूद ही नहीं। ज़राअत के अलावा मिस्र की मईशत में केमिकल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। ये सेक्टर्स मुल्क को इंडस्ट्रियल ग्रोथ दे रहे हैं। प्लस क्राउड ऑयल और कुदरती गैस की एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा मुनाफा आ रहा है। खास तौर पर हालिया गैस डिस्करीज की वजह से एक्सपोर्ट बढ़ गई है। अब रेमिटेंस की बात करें तो मिस्र के तकरीबन 3 मिलियन से ज्यादा शहरी या इससे भी ज्यादा हमसाया ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत वगैरह में काम कर रहे हैं और वो घर पैसा भेजते रहते हैं। 2025 के पहले 10 महीनों में रेमिटेंस तकरीबन 33.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं, जो पिछले साल से 42.8% ज्यादा थीं। और जनवरी से नवंबर 2025 तक ये रिकॉर्ड 37.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं, 42.5% इजाफा के साथ। ये मुल्क की फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा सोर्स है जो मईशत को सहारा दे रहा है। सियाहत तो मिस्र में अलग लेवल का है। ये मुल्क की मईशत का पूरा सुतून है। दुनिया के 7 अजायबात में से एक गीज़ा का अजीम एहराम, जो तकरीबन 4,500 साल पुराना है, आज भी अपनी असली शक्ल में खड़ा है। देखकर दिमाग घूम जाता है कि ये कैसे बनाया गया होगा। इसके अलावा लक्सर के मंदिर, असवान की खूबसूरती, अबू सिम्बल के अजीम मुजस्समे, काहिरा की मसाजिद और मज़ारात। तारीख से दिलचस्पी रखने वाले तो बस मिस्र ही आते हैं। 2025 में तकरीबन 19 मिलियन टूरिस्ट आए, जो 2024 से 21% ज्यादा है और ये ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज्यादा ग्रोथ है। रेवेन्यू भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया, तकरीबन 17% इजाफा के साथ। ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। मगर एक चीज जो हर टूरिस्ट को थोड़ी बुरी लगती है, वो मिस्रियों का बार बार मांगना और सर्विसेज ऑफर करना है। गाइड, फोटो, सुवेनियर्स, कैमल राइड वगैरह। कुछ लोग इसे प्रेशराइज्ड सेलिंग कहते हैं और बहुत से मुसाफिर नाराज हो जाते हैं। मगर ये भी उनका तरीका है रोजगार चलाने का, खास तौर पर वहां जहां लोग टूरिस्ट पर ही इन्हिसार करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कदीम मिस्री लोग सिर्फ इंसानों की नहीं, जानवरों की भी मम्मी बनाते थे।
आसार कदीमा में 15 फीट लंबा मगरमच्छ की मम्मी भी मिली है और हाल ही में 2500 साल पुरानी 10 मगरमच्छ मम्मियां भी दरियाफ्त हुईं। बगैर रीजन और अंदरूनी आज़ा निकाले अलग तरीके से महफूज की गईं। ये सब देखकर लगता है कि उनकी मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी कितनी संजीदगी से की जाती थी। और फुटबॉल तो मिस्र का कौमी जुनून है भाई। नेशनल टीम, लीग, अल-अहली और जमालिक जैसे क्लब्स, पूरा मुल्क फुटबॉल के पीछे पागल है। वर्ल्ड कप में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। स्क्वॉश में तो मिस्र दुनिया में टॉप रैंक होल्ड करता रहा है। टेनिस और ओलंपिक्स की दीगर खेलें भी शौक से खेली जाती हैं। मिस्री एथलीट्स इंटरनेशनल सतह पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। मिस्र ने अब तक 4 नोबेल प्राइज जीते हैं। अमन में अनवर सादात 1978, अदब में नजीब महफूज 1988, केमिस्ट्री में अहमद जवेल 1999 और अमन में मोहम्मद अल-बरादई 2005। ये सब मिस्री असल के हैं। बहुत फख्र की बात है। मिस्र का झंडा 3 रंगों वाला है, सुर्ख, सफेद, सियाह और दरमियान में सोने का बाज इकाब। ये शाम, इराक और यमन के झंडों से मिलता जुलता है क्योंकि ये अरब इत्तेहाद की अलामत है। बाज, स्टेप ईगल या सालादीन ईगल मिस्र का कौमी परिंदा है, ताकत, आज़ादी और अजमत की अलामत। यह कौमी परचम कोट ऑफ आर्म्स और आर्मी के लोगों पर भी है। तो ये थी आपके अपने चैनल शायान इन्फो टीवी की आज की वीडियो। ऐसी ही सैरो सयाहत से भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।